गुड इवनिंग बच्चों, कैसे हैं आप लोग। चलिए हम लोग 3D का एक टॉपिक है हमारा नया, दैट इज प्लेन। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्लास 12th 3D चैप्टर नंबर 11 है। और बच्चों इसका टॉपिक हम लोग ले रहे हैं कौन सा, प्लेन। ठीक है, तो देखिए मैंने आप लोगों को बताया था पहले जब हम लोग स्टार्टिंग कर रहे थे लाइन की, कि लाइन के लिए हम लोगों को पर्टिकुलर इक्वेशन फाइंड आउट करने के लिए पैरेलल या फिर कोलिनियर वेक्टर चाहिए होता है, और प्लेन की इक्वेशन को फाइंड करने के लिए हमें चाहिए होता है परपेंडिकुलर वेक्टर। ठीक है, तो प्लेन की इक्वेशन के लिए हम लोगों को बच्चों क्या चाहिए होता है, वहाँ पर प्लेन की इक्वेशन फाइंड आउट करने के लिए हम लोगों को चाहिए होता है परपेंडिकुलर वेक्टर चाहिए होता है। ठीक है, अब आप लोगों को अगर याद हो तो भाई लाइन की इक्वेशन हम लोगों ने फाइंड करी थी, तो वहाँ पर हमारे पास होता था एक पासिंग पॉइंट, ठीक है, जिसको हम लोग बोलते थे ए वेक्टर, और एक होता था पैरेलल या फिर कोलिनियर वेक्टर, जिसको मैंने बोला था पी वेक्टर। तो वहां पे जो वेक्टर फॉर्म निकल के आती थी वो आती थी आर वेक्टर बराबर ए प्लस लैम्डा टाइम्स ऑफ पी वेक्टर, और कार्टेशियन फॉर्म जो निकल के आती थी वो आती थी एक्स माइनस एक्स वन अपॉन ए, वाई माइनस वाई वन अपॉन बी एंड जेड माइनस जेड वन अपॉन सी। ये साथ में इसलिए करा रहा हूँ ताकि आप लोगों को कोई क्या है मिसकंफ्यूजन ना हो, सही, दोनों चीजें एकदम बिल्कुल क्या हो, क्लियर हो। तो यहाँ पर हम लोगों को एक मिनिमम इन्फॉर्मेशन चाहिए होती है किसी इक्वेशन फाइंड आउट करने के लिए। तो ऐसे हम लोग बच्चों यहाँ पर भी देखेंगे, तो हमारे पास क्या है, एक प्लेन क्या होता है, फ्लैट सरफेस होता है, जहाँ पर कोई भी लाइन क्या कर रही होती है, लाई कर रही होती है। ठीक है, अब बेटा देखो यहाँ पर मैंने यहाँ पे बनाया बेटा एक एन वेक्टर, ठीक है, प्लेन है तो वहाँ पे हमारा परपेंडिकुलर वेक्टर का यूज होगा। हमें चाहिए होगा एक पासिंग पॉइंट, पासिंग पॉइंट कहीं भी मान लीजिए ये मैंने मान लिया, ये मेरा पासिंग पॉइंट है, इसके कोऑर्डिनेट हो गए x1, y1 और z1। ठीक है, और क्या चाहिए होगा, आपको एक जनरल पॉइंट चाहिए होगा। तो जनरल पॉइंट कहीं भी हो सकता है आपका, यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर कहीं पे भी, पूरे प्लेन में कहीं भी हो सकता है। मान लीजिए मैंने यहाँ मान लिया R, ठीक है, तो यहाँ पर अगर आप देखें ये प्लेन है, इसी में एक पॉइंट लाई कर रहा है दैट इज A, और यहीं पे कहीं होगा दैट इज R। तो ये पॉइंट जो होगा और ये नॉर्मल, तो पर्टिकुलर ये पॉइंट कहीं पे भी हो, नॉर्मल के हमेशा क्या होंगे, परपेंडिकुलर। तो भाई यहाँ से आपको पता चल गया कि इक्वेशन ऑफ प्लेन फाइंड आउट करने के लिए हमें पासिंग पॉइंट चाहिए। ये हमारा क्या है, जनरल पॉइंट दैट इज एक्स वाई जेड, और ये हमारा नॉर्मल वेक्टर है जिसके कंपोनेंट क्या होंगे बच्चों, ए आई प्लस बी जे प्लस सी की। ठीक है, तो हमारी इक्वेशन जो निकल के आएगी बच्चों, वो कंडीशन क्या होगी, दैट इज ए आर इज परपेंडिकुलर टू एन वेक्टर। ये होगा, आप लोग जानते हो कि भाई जब भी कोई परपेंडिकुलर होता है तो दोनों का डॉट प्रोडक्ट क्या होता है बच्चों, जीरो। ए आर वेक्टर डॉट एन वेक्टर इज इक्वल टू क्या हो गया, जीरो। अब इसको अगर मैं पोजीशन वेक्टर के टर्म्स में लिखूंगा तो ऐसे लिखा जाएगा, ओ आर वेक्टर माइनस का ओ ए वेक्टर, ये होगा, डॉट एन वेक्टर इज इक्वल टू क्या, जीरो। बोलो हाँ ना, इसको डालो बच्चों, ये लिखा जाएगा ना। इसके बाद क्या होगा बच्चों, ओ आर वेक्टर जो होगा, अब मैंने आपको बताया था कि पोजीशन वेक्टर हम लोग जब आर लिखते हैं तो ओ आर वेक्टर को बच्चों, ओ आर वेक्टर जो होगा वैसे तो वो होगा हमारा एक्स आई वाई जे प्लस जेड के। पोजीशन वेक्टर का मैंने हमेशा विद रिस्पेक्ट टू ऑरिजिन में बताया था, क्यों, क्योंकि दूसरे वाले के कंपोनेंट बड़े आसानी से हम लोग वेक्टर में कन्वर्ट कर लेते हैं, क्योंकि जो पॉइंट दे रखे हैं उन्हीं के साथ आई जे के जोड़ देते हैं। ठीक है, ऐसे ही अगर ओ ए वेक्टर है बच्चों, इसको होगा x1 i y1 j एंड z1 k। अब इतना बड़ा बड़ा नाम यूज नहीं करते तो हम लोग इसको स्मॉल में दे देते हैं आर वेक्टर, स्मॉल में दे देते हैं ए वेक्टर। तो बच्चों इस वाली कंडीशन में मैंने इसकी जगह लिखा आर वेक्टर माइनस का ए वेक्टर डॉट एन वेक्टर इज इक्वल टू जीरो। ठीक है, तो बच्चों यहां से ये निकल के आती है हमारे पास वेक्टर फॉर्म ऑफ अ प्लेन, ऑफ इक्वेशन ऑफ प्लेन। तो वेक्टर फॉर्म ऑफ इक्वेशन प्लेन क्या होती है, आर वेक्टर माइनस ए वेक्टर डॉट एन वेक्टर इज इक्वल टू जीरो। बाद में इसको सॉल्व कर लेते हैं, आर वेक्टर डॉट एन वेक्टर माइनस का ए डॉट एन। ठीक है, अब आप एक चीज देखो यहाँ पर, आर वेक्टर डॉट एन वेक्टर, यहाँ पर ए जो पासिंग पॉइंट है, एन आपका क्या है, नॉर्मल वेक्टर है, उसके कंपोनेंट है ए आई बी जे सी की। दोनों का जब मैं डॉट प्रोडक्ट करूँगा तो मुझे एक नंबर मिलेगा, और वो नंबर होगा दैट इज पी। अगर मैं इसको उधर भेज दूँ बच्चों ए डॉट एन, बाद में इसको सॉल्व करने में एक नंबर आएगा दैट इज कॉल्ड पी। तो हमारे पास जो इक्वेशन निकल के आती है वो ये निकल के आती है, आर वेक्टर डॉट एन वेक्टर इज इक्वल टू पी। ठीक है, आप लोग इसको भी ऐसे ही याद रखो, कैसे भी कर लो। तो हमारे पास वेक्टर इक्वेशन, वेक्टर फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ प्लेन क्या होती है, पासिंग थ्रू वन पॉइंट एंड पैरेलल टू, सॉरी
परपेंडिकुलर टू अ एन वेक्टर, वो क्या होती है आर वेक्टर माइनस ए वेक्टर डॉट एन वेक्टर इज इक्वल टू 0। बाद में सॉल्व करके ये स्टैंडर्ड फॉर्म में आती है आर वेक्टर डॉट एन वेक्टर इक्वल टू पी। इतनी चीज में कोई दिक्कत किसी को, किसी बच्चे को? ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से। चढ़ा दो इसको बच्चों। अच्छा ठीक है, अब भाई एक चीज अगर आप देखें, यहाँ पर हम लोग ये भी जानते हैं कि ये ए आर जो है वो परपेंडिकुलर है किसके, एन वेक्टर के, यही तो है। तो हम लोग परपेंडिकुलर कंडीशन भी जानते हैं भाई कि a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 बराबर क्या होता है 0। दोनों के डायरेक्शन रेशियो डॉट प्रोडक्ट क्या होगा 0। अगर मैं ए आर वेक्टर के बच्चों डायरेक्शन रेशियो निकालूं, डायरेक्शन रेशियोज ऑफ ए आर वेक्टर, ठीक है, तो डायरेक्शन रेशियो ऑफ ए आर वेक्टर का नाम क्या देंगे, a1 b1 और c1, ये होगा। और डायरेक्शन रेशियो ऑफ एन वेक्टर, इनका नाम क्या देंगे बच्चों, a2 b2 और c2, ये होगा। अब ए आर है बच्चों, तो आपके पास अगर दो पॉइंट होते हैं तो डायरेक्शन रेशियो कैसे निकालते हैं, x2 माइनस x1 y2 माइनस y1 ए आर, तो बाद में ये आ रहा है, इसमें इसको माइनस करोगे तो आपका डायरेक्शन रेशियो क्या निकल के आएगा, x माइनस x1 y माइनस y1 z माइनस z1। एन वेक्टर है, आपको पता है कि जो पर्टिकुलर जनरल पॉइंट होते हैं, जनरल वेक्टर होता है, उसके जो i j k के कंपोनेंट होते हैं वही होते हैं डायरेक्शन रेशियो। तो यहाँ डायरेक्शन रेशियो क्या होगा बच्चों, a b और c, तो a2 बराबर a, b2 बराबर b और c2 बराबर क्या हो गया c। अब इस कंडीशन के अंदर आप पुट कर दो, तो भाई a1 a2 बच्चों ये ना, इसका मल्टीप्लाई करोगे आप लोग तो a इंटू एक्स माइनस एक्स वन आएगा प्लस b y माइनस y1 प्लस c z माइनस z1 इज इक्वल टू 0। तो बच्चों ये जो मेरे पास इक्वेशन निकल के आई है, दिस इज कॉल्ड कार्टेशियन फॉर्म, कार्टेशियन फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ प्लेन। ठीक है, वेक्टर फॉर्म में आई जी के जोड़े रहते हैं और कार्टेशियन फॉर्म में आई जी के हट जाते हैं। तो बच्चों कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ अ प्लेन क्या होगी, ये होती है a x माइनस एक्स वन प्लस b y माइनस y1 प्लस c z माइनस z1 इज इक्वल टू 0। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट। ठीक है बच्चों, ठीक है बच्चों, बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आप लोगों को याद भी रखना है कि भाई इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू वन पॉइंट, ठीक है, एक पॉइंट से पास हो रही हो और पर्टिकुलर वहाँ पे आपके नॉर्मल वेक्टर कंपोनेंट दे रखे होंगे, तो आप कंडीशन कौन सी लगाओगे, ये वाली। तो ये कार्टेशियन फॉर्म है और हमारी पर्टिकुलर वेक्टर फॉर्म क्या थी, आर वेक्टर माइनस ए वेक्टर डॉट एन वेक्टर इज इक्वल टू 0। ये थी हमारी वेक्टर फॉर्म और ये है बच्चों हमारी क्या, कार्टेशियन फॉर्म। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। दिस इज इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू वन पॉइंट, पासिंग थ्रू वन पॉइंट, एक पॉइंट से पास होने वाली x1 y1 और z। ठीक है, और डायरेक्शन रेशियो आपको दे रखे हैं और सुबह अल्लाह हो जाएगा। तो भाई हमारे पास इक्वेशन ऑफ प्लेन जो निकल के आती है वो वेक्टर फॉर्म के अंदर आती है, वो क्या, आर वेक्टर माइनस ए वेक्टर डॉट एन वेक्टर इज इक्वल टू 0। ठीक है, और कार्टेशियन फॉर्म में जो इक्वेशन निकल के आती है बच्चों वो आती है a x माइनस x1 प्लस b y माइनस y1 प्लस c z माइनस z1 इज इक्वल टू 0। और बच्चों जब इसको सॉल्व किया जाता है तो बाद में रिड्यूस होकर इस फॉर्म में दिख रही होती है आपको, ax प्लस by प्लस cz इज इक्वल टू p। मैंने यहाँ पर आपकी बुक में जो है आर डी शर्मा में कहीं पर देख लो आप d दे रखा है, मैंने उसको चेंज करके यहाँ पर क्या कर दिया p, ताकि आगे चल के जब मैं पढ़ाऊँगा तो आपको कन्फ्यूजन वाली स्थिति नहीं आएगी। ठीक है, ऐसे जब इसको सॉल्व किया जाता है तो भाई इक्वेशन जो निकल के आती है वो क्या निकल के आती है आपके पास, आर वेक्टर डॉट एन वेक्टर इज इक्वल टू p। ठीक है, तो भाई ये होती है हमारी स्टैंडर्ड फॉर्म। ठीक है, बस आपको ये याद रखना है कि भाई एक पॉइंट से पास हो रही हो और नॉर्मल वेक्टर दे रखा हो, इक्वेशन क्या होती है, आर वेक्टर माइनस ए वेक्टर डॉट एन वेक्टर इज इक्वल टू 0, और कार्टेशियन फॉर्म क्या होती है, ए एक्स माइनस एक्स वन बी वाई माइनस आई वन सी जेड माइनस जेड वन इज इक्वल टू 0। ठीक है, इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू वन पॉइंट ये होती है। ठीक है, स्टैंडर्ड फॉर्म में तो वो बाद में कर ही लेंगे आप लोग, बट ये चीज़ें नहीं बोलनी है आपको कि एक पॉइंट से पास हो रही है तो वेक्टर फॉर्म की इक्वेशन क्या होगी, और पर्टिकुलर अगर कार्टेशियन फॉर्म में लिखना चाहोगे तो ए एक्स माइनस एक्स वन बी वाई माइनस वाई वन सी जेड माइनस जेड वन इज इक्वल टू 0। ठीक है बच्चों, यहाँ तो कोई डाउट मेरे ख्याल से आई होप नहीं होना चाहिए। चलिए मैं आपको कुछ क्वेश्चन करवाता हूँ।
आपकी एक्सरसाइज है बच्चों 11.3, ठीक है। कुछ कुछ क्वेश्चन देखते चलेंगे तो इससे एक आपको आइडिया लग जाएगा कि भाई कैसे कैसे चला जाता है। टॉपिक बता दिया मैंने आपको, प्लेन है हमारा, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक बच्चों, बहुत सारे बच्चों को दिक्कत भी आती है, बाकी ये है कि आप लोग मेरे थ्रू पढ़ के चलोगे तो मेरे ख्याल से मुझे नहीं लगता है कोई दिक्कत आएगी फिर, ठीक है। एक्सरसाइज 11.3 इसका बच्चों में क्वेश्चन ले रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर है बच्चों फिफ्थ का है बच्चों, फर्स्ट पार्ट ए। आपसे वेक्टर और कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ प्लेन पूछी जा रही है। पहले वाले के अंदर पासिंग पॉइंट दे रखे हैं और नॉर्मल टू द प्लेन दे रखा है। तो भैया आपको ये पता है कि भाई वेक्टर फॉर्म आपको निकालनी है और आपको कौन सी फॉर्म निकालनी है, कार्टेशियन फॉर्म निकालनी है, ठीक है। वेक्टर फॉर्म के लिए अगर देखा जाए तो आपको पासिंग पॉइंट होता है वो ए वेक्टर दे रहा होता है, तो यहाँ पर वेक्टर क्या हो जाएगा बच्चों, i प्लस 0j माइनस का 2k, और नॉर्मल वेक्टर तो आपको दे ही रखा है i प्लस j माइनस k। ये कार्टेशियन फॉर्म निकालने के लिए पासिंग पॉइंट के जो कंपोनेंट होंगे वही होंगे x1 की वैल्यू होगी 1, y1 की वैल्यू होगी 0, z1 की वैल्यू होगी -2, और नॉर्मल वेक्टर जो है बच्चों n वेक्टर विच इज i प्लस j और माइनस का k। आपको यहाँ पता है कि इससे हमें क्या मिलेगा, abc। तो यहाँ पर इसके जो कंपोनेंट होंगे a बराबर 1, b बराबर 1 और c बराबर क्या हो गया -1, ठीक है। मुझे एक चीज़ और समझानी है आप लोगों को इसके थ्रू, वो क्या है, तो भाई देखो यार यहाँ पे इक्वेशन ऑफ प्लेन क्या होगी, यहाँ पर देखा जाए तो इक्वेशन ऑफ प्लेन जो निकल के आएगी बच्चों हमारे पास, वो निकल के आएगी, वो क्या होती है, r वेक्टर माइनस a वेक्टर डॉट n वेक्टर इज इक्वल टू 0, ये होता है। अब मैंने यहाँ पे क्या किया बच्चों, r वेक्टर डॉट n वेक्टर माइनस का a डॉट n इज इक्वल टू 0। r वेक्टर जनरल है, n वेक्टर कंपोनेंट क्या है बच्चों, i प्लस j माइनस k, और a डॉट n आपको पता है डॉट पॉइंट नंबर मिलता है। डॉट पॉइंट में कैसे होता है, i का i से होता है, j का j से होता है, k का k से होता है। तो i के यहाँ पे कोफिशिएंट है 1 into 1 दैट इज 1, फिर 1 into 0 0, माइनस 1 into -2 दैट इज +2 इज इक्वल टू क्या हो गया 0। तो बच्चों लास्ट में इक्वेशन क्या निकल के आएगी, r वेक्टर डॉट i प्लस j माइनस k, 2 + 1 क्या हो गया 3, अभी 3 उधर जाएगा तो इक्वल टू क्या हो गया 3, ठीक है। तो ये तो निकल के आए मेरे पास क्या, वेक्टर फॉर्म, ठीक है। कार्टेशियन की बात करेंगे तो कार्टेशियन इक्वेशन क्या होती है, a x माइनस x1 प्लस b y माइनस y1 प्लस c z माइनस z1 इज इक्वल टू 0। तो भाई a x माइनस x1 की वैल्यू 1 है, b की वैल्यू बच्चों कितनी है 1, y माइनस y1 0, c की वैल्यू कितनी है बच्चों -1 एंड z माइनस z1 की वैल्यू नेगेटिव है, नेगेटिव क्या हो जाएगा बच्चों +2 बराबर क्या हो गया 0। इसको मल्टीप्लाई करोगे ax माइनस a, सॉरी बेटा a की जगह 1 आएगा ना, 1 का मल्टीप्लाई करोगे x माइनस 1, ठीक है, और यहाँ करोगे तो y माइनस 0 तो वही है, माइनस z माइनस 2 बराबर 0। तो ये इक्वेशन आ जाएगी x प्लस वाई माइनस जेड माइनस 2 + 1 दैट इज इक्वल टू क्या हो गया 3, ठीक है। तो ये हमारी इक्वेशन निकल के आई बच्चों कार्टेशियन में, ये वाली इक्वेशन, और ये है हमारी किसमें, वेक्टर फॉर्म में। आप इसको नोट कर लो, ये आपके एनसीईआरटी क्वेश्चन है, एक्सरसाइज 11.3 का क्वेश्चन नंबर 5 का फर्स्ट पार्ट। ठीक है बच्चों। अच्छा एक चीज और देखो ना, आप लोग जानते हो कि भाई आर वेक्टर जो होता है वो जनरल पॉइंट होता है हमारा। आपके पास ये क्वेश्चन थी, यहाँ पर अगर आप देखो आई ये एन वेक्टर था, इस इक्वेशन में कन्वर्ट क्या किया है, अगर मैं यहाँ पर आर वेक्टर को रिप्लेस कर दूँ एक्स आई वाई जे प्लस जेड के से, तो आर वेक्टर की जगह अगर मैं यहाँ पे ये रखूँ एक्स आई वाई जे, इसका डॉट प्रोडक्ट इसका करूँगा तो आई का आई से होता है, तो इक्वेशन क्या हो जाएगी एक्स प्लस वाई माइनस जेड बराबर क्या हो गया। तो आप यहाँ पर कार्टेशियन से वेक्टर से, सॉरी कार्टेशियन क्या कर सकते हो, कन्वर्ट कर सकते हो। बस आपको आर वेक्टर को रिप्लेस करना होगा एक्स आई वाई जे प्लस जेड के से। या अंडरस्टूड होता है कि भाई आर वेक्टर हटा दो, आई जे की जगह क्या लगा दो एक्स वाई जेड। और बेटा एक और चीज, आपको कार्टेशियन फॉर्म दे रखी होगी तो आपसे पूछा है एन वेक्टर क्या होगा, तो एक्स वाई जेड के जो कंपोनेंट होते हैं वही होते हैं नॉर्मल वेक्टर। आप देख रहे हो यहाँ पे इसका 1 1 -1 यही है, यहाँ पे देखो 1 1 -1, तो यहाँ पर एक्स वाई जेड के जो कंपोनेंट होते हैं वही होते हैं हमारे क्या, एन वेक्टर, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन कर लोगे जैसा, वहाँ भी पासिंग पॉइंट दे रखे हैं आप लोगों को, आप तो पर्टिकुलर कोई भी एक क्वेश्चन निकाल दो किसी भी तरीके से, कर लेंगे।
चलिए आप लोग कर लीजिएगा। अब बच्चों हम लोग दूसरे वाले कंसेप्ट पे आते हैं, बड़ा इंपॉर्टेंट है वो कंसेप्ट भी हमारा। धीरे धीरे करके लेके चलें लेकिन बिल्कुल बारीकी के साथ। अब बच्चों यहाँ आप लोग देखोगे कि हम लोगों ने पढ़ा था लाइन के अंदर कि भाई 2 पॉइंट थे हमारे पास, पासिंग पॉइंट, तो हम लोग इक्वेशन निकालते थे। तो वेक्टर फॉर्म की जो इक्वेशन थी वो थी आर वेक्टर इक्वल्स टू ए प्लस लैम्डा टाइम्स बी माइनस ए। और अगर हम लोग कार्टेशियन फॉर्म में आते हैं तो वो इक्वेशन थी एक्स माइनस एक्स वन अपॉन एक्स टू माइनस एक्स वन इक्वल्स टू वाई माइनस वाई वन अपॉन वाई टू माइनस वाई वन इक्वल्स टू जेड माइनस जेड वन अपॉन जेड टू माइनस जेड वन। ये इक्वेशन थी हमारी कार्टेशियन फॉर्म में। वहाँ 2 पॉइंट चाहिए थे लाइन में, लेकिन प्लेन के अंदर ऐसा नहीं होता। आपके पास भले ही 2 पॉइंट हो लेकिन आप ये नहीं कह सकते कि भाई ये वाला प्लेन होगा। 2 पॉइंट से हमारे बहुत सारे प्लेन बन सकते हैं, इसलिए हमें 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट की जरूरत पड़ती है। नॉन कोलिनियर क्यों भाई? मान लो मेरे पास 3 ये पॉइंट है बच्चों, ये नॉन कोलिनियर एक लाइन में तो आ नहीं रहे। मान लो ये पॉइंट है मेरे पास, ए, ये है बी, ये है क्या सी, ये तीनों के तीनों प्लेन पे क्या कर रहे हैं? लाई कर रहे हैं। 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट है, ठीक है। तो अब हम लोग बच्चों निकालने आ रहे हैं कि इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स, ठीक है। ये देखो बच्चों, तो एक चीज देखो ना, वो इसका पर्पस ये था कि भाई 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट आप लोगे तो इनको जब जोड़ा जाएगा तो एक ट्रायंगल फॉर्म होगा, और ट्रायंगल का पर्टिकुलर जो रीजन होगा वो कहीं ना किसी प्लेन में आ रहा होता है। इसलिए प्लेन की इक्वेशन निकालने के लिए कम से कम हमें क्या है, 2 पॉइंट से नहीं निकालते, हमें 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट चाहिए होते हैं, ठीक है। अब मैंने आपको बताया कि भाई यहाँ पर हम लोगों को क्या चाहिए होता है, परपेंडिकुलर वेक्टर का यूज़ करते हैं, ठीक है। तो अब कैसे यूज़ किया जाएगा? अभी तक आप लोगों ने जो इक्वेशन पढ़ी थी वो क्या थी? इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू अ पॉइंट एंड नॉर्मल टू अ वेक्टर एन वेक्टर। तो इक्वेशन थी आर वेक्टर माइनस ए वेक्टर डॉट एन वेक्टर इज इक्वल टू 0। ए वेक्टर था पासिंग पॉइंट, एन वेक्टर था आपका नॉर्मल वाला। अब आपके 3 पॉइंट है, अब आप इक्वेशन कैसे निकालोगे? मैं आपको बहुत सारे कंसेप्ट समझा रहा हूँ, लेकिन आपको बहुत अच्छे समझना है, और जिसको हम लोग आगे वाले कंसेप्ट बड़े अच्छे तरीके से यूज़ कर रहे हैं, उसके बाद चैप्टर क्या है, बड़ा आसान तरीके से चल रहा होगा। तो देखो भाई ऐसा है काम, अगर मैं इसको बेटा यहाँ पर ये तीनों पॉइंट, अगर आप ये देखो ये तीनों पॉइंट इस प्लेन में लाई कर रहे होंगे। अब आप एक चीज़ देखना, समझना है इस चीज़ को, मुझे नहीं पता कि कैमरे में कितना शो हो रहा होगा कैसे क्या। मान लीजिए मेरा पॉइंट बच्चों एक पॉइंट ये रहा, और कुछ ज़्यादा ही हो गया, पॉइंट नहीं पॉइंटा हो गया तो बेटा, ठीक है, कोई नहीं, एक ऐसे अब दिख रहा होगा आप लोगों को। मान लो ए पॉइंट ये रहा, बी पॉइंट ये रहा, सी पॉइंट ये रहा, ये तीनों पॉइंट मेरे इस पाम में क्या कर रहे हैं, लाई कर रहे हैं। तो इस प्लेन में क्या कर रहे हैं, लाई कर रहे हैं, ठीक है। और इसको करने के और बहुत सारे तरीके मैं आपको तीनों समझा रहा हूँ, और हम लोग बकायदा जैसे आपको कंडीशन अप्लाई लगे, आप लोगों को जो अच्छा लगे वो वाला कंसेप्ट आप यूज़ करो, ठीक है। अब एक चीज़ देखो, आपको चाहिए होता है एन वेक्टर। एन वेक्टर कैसा होगा? ऐसा परपेंडिकुलर प्लेन के। अब आप लोग वेक्टर को थोड़ा सा ध्यान में करो जरा। हम लोगों ने वहाँ पे पढ़ा था बेटा क्रॉस प्रोडक्ट। क्रॉस प्रोडक्ट के अंदर ये पढ़ा था कि हमें बच्चों ऐसा वेक्टर चाहिए होगा जो बाकी दोनों वेक्टर के परपेंडिकुलर हो, तो हम लोग क्या यूज़ करते हैं, क्रॉस प्रोडक्ट। तो अगर यहाँ पर एक वेक्टर मैंने ये मान लिया, सपोज ये मेरा पॉइंट है ए, ये बी और ये सी, ये पॉइंट है मेरे, ये तीनों लाई कर रहे हैं। अगर यहाँ से मैं ए बी वेक्टर और क्या है ए सी वेक्टर, अब यहाँ से जो इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट निकलेगा वही क्या होगा, एन वेक्टर, एंड एन वेक्टर इज नथिंग एज ए बी क्रॉस ए सी, ये तो होगा। अब देखो ए बी है, ए बी ये रहा, ठीक है, ए सी ये रहा, ठीक है, ये 2 वेक्टर हो गए इस तरीके से। अब मुझे पर्टिकुलर ऐसा वेक्टर चाहिए जो इन दोनों के क्या हो, परपेंडिकुलर, यही तो है मेरा कंडीशन। तो वो वेक्टर ऐसा होगा, और कभी भी आपको ऐसा वेक्टर चाहिए जो दोनों वेक्टर के परपेंडिकुलर, तो वहाँ पर आपको क्या करना पड़ता है, क्रॉस प्रोडक्ट। तो कभी भी आपके पास 3 पॉइंट जब मिल जाएं तो वहाँ पर हम लोग किसी भी 2 से यूज़ करके ए बी क्रॉस ए सी करके मैंने क्या निकाल दिया, एन वेक्टर, और ए को मेरे बच्चों क्या मान लिया, पासिंग पॉइंट, ठीक है। अब बच्चे दिमाग में आता है सर मैं अगर बी को मानूं, बिल्कुल मान सकते हो आप बी को पासिंग पॉइंट मानोगे तो बी ए क्रॉस बी सी से क्या निकलेगा आपका, एन वेक्टर। आप सी को पासिंग पॉइंट मानोगे तो सी ए क्रॉस सी बी से क्या निकलेगा आपका, एन वेक्टर। और आप कुछ भी यूज़ कर लो बेटा, एन वेक्टर आपका सेम आएगा, ठीक है। बाकी आप खुद अप्लाई करके देखना तो और अच्छी तरीके से समझ में आएगा। तो यहाँ पर जो मेरा एन वेक्टर था वो मेरा निकला है बच्चों ए बी क्रॉस ए सी से, ए है, और मैंने ए पर्टिकुलर जो पॉइंट है मेरा ए वाला, सही है, ए वाला कोऑर्डिनेट होंगे हमारे x1 y1 z1, मान लो इसको x1 y1 और z1, इसके कोऑर्डिनेट होंगे x2 y2 z2, इसके कोऑर्डिनेट होंगे x3 y3 और z3, ये होगा।
तो भाई मेरा जो ए वेक्टर होगा, इसको अगर मैं सिंपल सा नाम दूं तो वो होगा स्मॉल ए होगा। ए वेक्टर कंपोनेंट जो होंगे हमारे, दैट इज ओ ए वेक्टर जो होगा वो यही तो होगा, x1i y1 j प्लस z1k। इसको शॉर्ट में हम लोग क्या लिख देते हैं, ए वेक्टर। ऐसे आपका जो ओ बी वेक्टर होगा वो क्या होगा बच्चों, x2i। बड़े समझते चल रहे हैं हमारी एनसीईआरटी बड़े डायग्राम बहुत भयंकर दे रखे हैं, तो बच्चा उसको देखते ही डर जाता है। इसलिए बहुत लोगों को क्या है, पहली बात तो समझते भी नहीं है, और 3D में थोड़ा सा क्या इमेजिनेशन होती है, तो इसलिए वैसे ही और बच्चों को दिक्कत देता है। बाकी आप समझ के चलोगे बिल्कुल एक एक चीज़ क्लियर होगी। अब आप लोगों को बहुत जल्दी समझ में आ गया होगा क्रॉस प्रोडक्ट वाला, अगर आपने वेक्टर सही से पढ़ा होगा तो, कि भाई ऐसा वेक्टर जो दोनों के परपेंडिकुलर हो तो वहाँ पे क्रॉस प्रोडक्ट यूज करते हैं, ये कंडीशन है। और बच्चों ओसी वेक्टर जो है वो क्या है, x3i प्लस y3j प्लस z3k। इसको मैंने शॉर्ट फॉर्म में क्या बोल दिया, सी वेक्टर। ठीक है, अब मुझे यहाँ पर इक्वेशन ऑफ प्लेन चाहिए थी, तो मुझे बताया कि इक्वेशन ऑफ प्लेन के लिए पासिंग पॉइंट चाहिए, आर वेक्टर माइनस ए वेक्टर, पासिंग पॉइंट मेरा ये मिल गया, अपॉन डॉट एन वेक्टर। एन वेक्टर मेरा बच्चों यहाँ पर क्या है, 11 इज इक्वल टू क्या हो गया, 0। एन वेक्टर मेरा किससे निकल के आएगा, एन वेक्टर मेरा निकल के आएगा ए बी क्रॉस ए सी से। तो कभी भी आपके पास 3 पॉइंट दे दिए जाएं तो आप एक को ए मान लेना, दूसरे को बी, तीसरे को सी, और वहाँ पे 2 पॉइंट का क्रॉस प्रोडक्ट आपको एन वेक्टर देगा, और 1 पॉइंट क्या मान लेगा आप लोग, पासिंग पॉइंट। वहाँ से आप लोग उसका आंसर निकाल लोगे, और फॉर्मूला उसका ये रहेगा। एन वेक्टर कैसे निकलेगा, ए बी क्रॉस ए सी से। ए वेक्टर यहाँ पर कौन है, ए वाला, जिससे पासिंग पॉइंट है। ठीक है, ये कंडीशन है, इसको नोट कर लेना। ठीक है बच्चों, एक तरीका तो ये हो गया तुम्हारा। ठीक है, दूसरा तरीका बताता हूँ मैं आप लोगों को, एक और। इसको हटा दूँ यहाँ से, इसको हटाता नहीं, फिर आपको समझा देता हूँ मैं। इसी की बात कैसे, आर वेक्टर माइनस ए वेक्टर। ठीक है, एन वेक्टर जो था बच्चों वो कैसे आया था, ए बी क्रॉस ए सी, ए आया था, इज इक्वल टू 0। अब मैं थोड़ा यहाँ पे कर रहा हूँ बच्चों, ठीक है, आप लोग देखना आ रहा है इस चीज़ को और समझना। आर वेक्टर माइनस का ए वेक्टर डॉट ए बी वेक्टर को अगर मैं लिखना चाहूँ, अगर मैं यहाँ पे आपके लिए लिख दूँ, ए बी वेक्टर जो होगा वो क्या होगा बच्चों, ओ बी वेक्टर माइनस ओ ए वेक्टर होगा। ओ बी वेक्टर का मतलब है बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर। इसमें कोई डाउट किसी को? अगर मैं ए सी वेक्टर को लिखना चाहूँ पोजिशन वेक्टर के टर्म्स में, तो वो क्या होगा, ओ सी माइनस ओ ए, और ओ सी को मैंने माना था स्मॉल सी वेक्टर माइनस ए वेक्टर। तो यहाँ पर मैंने ए बी वेक्टर की जगह बच्चों को लिखा लिखा बी माइनस ए, बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर, और ए सी की जगह बच्चों ने क्या लिखा, सी माइनस ए। ठीक है, ये बी माइनस ए और क्रॉस सी माइनस ए, ये रहा इस तरीके से, इज इक्वल टू क्या हो गया, 0। ये फॉर्मूला निकल के आता है। अब देखो यार, हमारी आर डी शर्मा के अंदर जो स्टार्टिंग है बच्चों वो इसी से होती है। ठीक है, वहाँ पे आपको डिटरमिनेंट वाला मेथड भी है। इसमें 3 मेथड है बच्चों इस क्वेश्चन को करने के। अगर किसी एक पॉइंट से पास होता है तो उसको करने के 3 मेथड हैं। मैं आपको उसी कंडीशन लेके आ रहा हूँ। पहला पॉइंट तो आपको समझ में आ गया, आपके पास 3 पॉइंट दे रखे होंगे, तो आप 2 वेक्टर से पर्टिकुलर होकर क्रॉस प्रोडक्ट से क्या निकालोगे, एन वेक्टर, और एक क्या हो जाएगा पासिंग पॉइंट, आर वेक्टर माइनस ए वेक्टर और एन वेक्टर इक्वल टू 0, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, दूसरा आपके पास ये है बी माइनस ए वाला। ठीक है, अब मुझे थोड़ा सा डायग्राम को हटाना पड़ेगा यहाँ पर। अच्छा, एक चीज़ होगा, मैंने आप लोगों को बेटा यहाँ पे एक चीज़ समझाई थी बड़े ध्यान से, और वो चीज़ ये थी बच्चों कि अगर आप लोगों ने स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट पढ़ा हो, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट में ये था कि ए डॉट बी क्रॉस सी, 2 वेक्टर के बीच में क्या होता है क्रॉस, बाकी के बीच में क्या होता है डॉट। ठीक है, तो वो हमारा हो जाता है स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट के टर्म्स में ये ए बी सी लिख देते हैं। और ये क्या होता है बच्चों, ये होता है डिटर्मिनेंट, यही तो होता है। और डिटर्मिनेंट में ऐसे लिखते हैं, और पहले नंबर पे कंपोनेंट किसके आएंगे, ए वेक्टर के, दूसरे नंबर पे कंपोनेंट किसके आएंगे, बी वेक्टर के, तीसरे नंबर पे कंपोनेंट किसके आएंगे, सी वेक्टर के। यही था। तो कभी भी 2 वेक्टर के बीच में क्रॉस लगाओ, तीसरे में क्या लगाओ डॉट, तो वहाँ पे स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट लगाता है, उनकी डिटर्मिनेंट आ जाता है। पहले नंबर पे आते हैं ए वेक्टर कंपोनेंट, दूसरे नंबर पे बी के, तीसरे नंबर पे सी के। अगर आप इस कंडीशन को देखो बच्चों, अब मैं आपको इसको और देखो और इलेबोरेट करके समझा रहा हूँ। यहाँ भी क्या लगा हुआ है,
इन दोनों के बीच में क्रॉस, इसके बीच में क्या लगा हुआ है डॉट, तो ये भी इसके लिए ट्रिपल प्रोडक्ट है। अब इसके लिए ट्रिपल प्रोडक्ट को सॉल्व करने का तरीका होता है डिटरमिनेंट। तो भाई डिटरमिनेंट के अंदर अगर मैं जाऊंगा इसको सॉल्व करने के लिए ऐसे लिखा जाएगा इसको इज इक्वल टू 0। अब डिटरमिनेंट में पहले नंबर पे क्या आएगा, पहले नंबर पे जो कंपोनेंट आएगा वो किसके आएगा, इसको ऐसे लिख दूं, समझाने के लिए बता रहा हूँ मैं सिर्फ आपको, आर माइनस ए, बी माइनस ए और सी माइनस ए, ऐसे होगा। बोलो हाँ, इसके लिए ट्रिपल प्रोडक्ट में अब पहले नंबर पे जो कंपोनेंट आएंगे बच्चों, ये सिर्फ दिखाने के लिए है, सिर्फ समझाने के लिए, आर वेक्टर माइनस ए वेक्टर, दूसरे नंबर की रो में जो आएंगे वो क्या आएंगे, बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर, और तीसरे नंबर में क्या आएगा बच्चों, सी वेक्टर माइनस का ए वेक्टर। आर वेक्टर हमारा क्या था, जनरल पॉइंट थे, आर वेक्टर हमारे क्या थे, जनरल पॉइंट, यही था। उसमें से ए वेक्टर को माइनस कर दो, ए वेक्टर कंपोनेंट क्या बच्चों, x1, तो आर वेक्टर में से जब माइनस करोगे तो पहले के कंपोनेंट क्या आ जाएंगे, x माइनस x1, y माइनस y1, z माइनस z1, ये आएगा। b माइनस ए, b में से a को माइनस करो तो बच्चों क्या आएंगे कंपोनेंट, x2 माइनस x1, y2 माइनस y1, z2 माइनस z1। तीसरे वाले में कंपोनेंट क्या आएंगे, x3 माइनस x1, y3 माइनस y1 एंड z3 माइनस z1 विच इज इक्वल्स टू 0। ये सिर्फ समझाने के पर्पज से लिखा है मैंने। ये फॉर्मूला होता है जब भी आपके पास 3 पॉइंट दे रखे हो, और मुझे लगता है कि 3 पॉइंटों के लिए सबसे बेस्ट मेथड यही वाला है, बाय यूजिंग डिटरमिनेंट। इसमें फटाफट डिटरमिनेंट लगाओ, 3 पॉइंट दे रखे होंगे, पहले वाले में आएगा x माइनस x1, यहाँ देखो तीनों में x1 है, तीनों में y1 है, तीनों में क्या है z1। तो आपके पास दोनों तरीके हैं, आप ए बी क्रॉस AC से भी यूज़ कर सकते हो। बस मेरा काम है कि वो जो कंसेप्ट है आपके दिमाग में उतारना, ठीक है। आप ये वाला कंसेप्ट भी यूज़ कर सकते हो। एक कंसेप्ट और भी रहता है इसके बाद भी, उसको भी मैं आपको बता रहा हूँ, वो भी बहुत ज़्यादा यूज होता है, ठीक है। इसको समझ में आ गया, आपके पास 3 पॉइंट दे रखे होंगे, ये सिर्फ मैं समझाने के पर्पज से लिखा था। तो जब भी आपके पास 3 पॉइंट दे रखे होंगे तो आपके पास दोनों मेथड है। कौन सा वाला मेथड है कि आर वेक्टर माइनस ए वेक्टर, बाकी दोनों पॉइंटों से क्या निकलेगा, नॉर्मल वेक्टर विच इज ए बी क्रॉस AC बराबर 0, और दूसरा कंडीशन ये होगी डिटरमिनेंट वाली, ठीक है। तीसरी कंडीशन बताता हूँ बच्चों में आपको, एक और कंडीशन है, आप लोग समझ लोगे ना एक बार सही तरीके से, फिर आपको दिक्कत नहीं आएगी, और समझ नहीं पाओगे तो भाई साहब फिर बहुत दिक्कत है। अब जिन लोगों को यही पता नहीं होगा कि भाई यहाँ पर कि 2 वेक्टर के परपेंडिकुलर एक वेक्टर निकालने के लिए क्रॉस प्रोडक्ट यूज करते हैं, तो फिर उनको समझ में नहीं आएगा, ठीक है। अच्छा देखो, मेरे पास बच्चों 3 पॉइंट थे, एक पॉइंट था x1, y1 और z1, यही था। दूसरा पॉइंट था x2, y2, z2, और तीसरा था x3, y3 और z3, ठीक है। अब एक चीज देखो बच्चों, मैंने आपको शुरुआत में बताया था कि भाई इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू वन पॉइंट हैविंग इट्स नॉर्मल वेक्टर एंड वेक्टर कंपोनेंट होते हैं ए बी और सी। तो इक्वेशन ऑफ प्लेन बड़ा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है बच्चों, बहुत यूज होगा। पासिंग थ्रू वन पॉइंट, एक पॉइंट से पास हो रहा है x1, y1 और z1 से, तो उसकी इक्वेशन क्या थी बच्चों, ए x माइनस x1 प्लस बी y माइनस y1 प्लस सी z माइनस z1 इज इक्वल टू 0। यही होती, बोलो हाँ, ये होती। भले ही ये हमारी प्रॉपर फॉर्म में नहीं है क्योंकि मेरे पास ए बी सी की वैल्यू नहीं है, मैंने मान के चला हूँ कि नॉर्मल वेक्टर की डायरेक्शन मेरी ये है, ठीक है। तो इक्वेशन नहीं बनेगी, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल दिमाग के अंदर रखिएगा, कभी कोई पूछ ले हाल फटाफट कि इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू वन पॉइंट क्या होती है, ए एक्स माइनस एक्स1, बी वाई माइनस वाई1, सी जेड माइनस जेड1। मान लो फॉर एग्जाम्पल ये इसी प्लेन की इक्वेशन होगी। अब इसी प्लेन पे बाकी दोनों पॉइंट भी क्या कर रहे हैं बच्चों, लाई कर रहे हैं, तो वो इस इक्वेशन क्या करेंगे, सेटिस्फाई करेंगे नहीं करेंगे। तो ये पॉइंट भी इसी वाले प्लेन की इक्वेशन को क्या करेंगे, सेटिस्फाई करेंगे, क्योंकि ये पॉइंट भी उसी वाले प्लेन पे लाई कर रहे हैं। मान लो उस प्लेन की इक्वेशन ये है, भले अभी पूरा आंसर नहीं आया है बट है तो प्लेन की इक्वेशन, और ये पॉइंट उस प्लेन पे क्या कर रहे हैं, लाई कर रहे हैं, तो उस प्लेन की इक्वेशन क्या करेंगे, सेटिस्फाई करेंगे। तो आपके x y और z की जगह क्या आ जाएगा, x2 y2 और z2। तो यहाँ पे क्या लिखोगे कि भाई x2 y2 और z2 एंड x3 y3 और z3 lie on the plane, so it satisfies its equation, so it satisfies the equation of plane।
ए होगा। तो भाई ये पॉइंट आप इक्वेशन के अंदर पुट करोगे तो आपकी इक्वेशन क्या आएगी, ए x2 माइनस x1 प्लस बी y2 माइनस y1 प्लस सी z2 माइनस z1 इज इक्वल टू 0। ऐसे ये पॉइंट भी इस इक्वेशन क्या करेगा, सेटिस्फाई। तो भाई ए x3 माइनस x1 प्लस बी y3 माइनस y1 प्लस सी z3 माइनस z1 इज इक्वल टू 0। अब आपके पास बच्चों यहाँ से ये दो इक्वेशन निकल के आए, ठीक है, और ये कुछ इस तरीके की दिख रही होंगी आप लोगों को, 2a प्लस 3b प्लस 4c इज इक्वल टू 0। ऐसे आप लाइन के अंदर भी सॉल्व करके आए हो, और a माइनस 2b प्लस 4c या 3c कर देते हैं इज इक्वल टू 0। अभी मैंने आपको बताया कि भाई दो इक्वेशन इस तरीके की होती हैं तो उनको सॉल्व करने का तरीका क्या रहता है। लाइन के अंदर मैंने आपको पूरा समझाया है, और मैंने आपको मेथड भी बताया था जिससे गलती होने के चांसेस क्या होते हैं, वो कम से कम होते हैं, ठीक है। उस मेथड के थ्रू हम लोग क्या निकाल लेंगे, ए बी सी की वैल्यू x1 y1 z1 आपको पहले से गिवन होंगे, बस a b c की जगह उठा के क्या करना है, पुट, और हमारा क्या निकल आएगा बच्चों, आंसर आ जाएगा। सही है। तो हमारे पास इक्वेशन ऑफ प्लेन निकालने के लिए भले ही तीन नॉन कोलिनियर पॉइंट से तीन तरीके हो गए। पहला तरीका तो वही था आपका, मैं तीनों तरीके आपको लिखवा देता हूँ। तो एक तरीका तो यही हो गया, ए एक्स माइनस x1 बी वाई माइनस x1 सी जेड माइनस z1। बाकी दोनों पॉइंट भी प्लेन के ऊपर लाई कर रहे हैं, तो प्लेन की इक्वेशन क्या करेंगे, सेटिस्फाई। और जब सेटिस्फाई करेंगे तो उससे दो इक्वेशन बनेगी, और दो इक्वेशन को सॉल्व करने का तरीका आपको पता ही, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड तरीके से वहाँ से एबीसी वैल्यू निकाल दी और एक उठा के इस इक्वेशन में क्या कर दो, पुट, हमारा क्या निकल आएगा, आंसर आ जाएगा। बोलिए कोई डाउट किसी को, ठीक है। तो एक बार पूरे सही तरीके से मैं आपको बता देता हूँ। तो आपके पास तीन मेथड होते हैं बच्चों इसको निकालने के लिए, तो आप बिल्कुल फ्री रहो, आप किसी तरीके से यूज करो, ठीक है। तो आपके पास जब भी तीन नॉन कोलिनियर पॉइंट होंगे तो भाई यहाँ पर इस तरीके से एक डायग्राम बना सकते हैं, आप डायग्राम भी बना सकते हो बहुत अच्छे तरीके से। आपके पास तीन पॉइंट होंगे ए बी और सी, इस तरीके से मान लो इसका क्रॉस प्रोडक्ट निकलेगा एन वेक्टर विच इज ए बी क्रॉस ए सी, ये होगा। तो इक्वेशन ऑफ प्लेन क्या हो जाएगी बच्चों, तो इक्वेशन ऑफ प्लेन हो जाएगी हमारे पास आर वेक्टर माइनस ए वेक्टर डॉट एन वेक्टर इज इक्वल टू 0, आर वेक्टर माइनस ए वेक्टर, और यहाँ पे जो एन वेक्टर है वो किससे निकल रहा है भाई, ए बी क्रॉस ए सी से निकल रहा है, ठीक है। एक इक्वेशन ये हो गई। दूसरे नंबर की इक्वेशन क्या थी बच्चों, डिटरमिनेंट के अंदर x माइनस x1 y माइनस y1 z माइनस z1, यहाँ भी x1 यहाँ भी y1 यहाँ भी z1, यहाँ भी x1 यहाँ भी y1 यहाँ भी z1, यहाँ क्या आ जाता है x2, यहाँ आ जाएगा x3, यहाँ y2 यहाँ y3, यहाँ z2 यहाँ z3, ठीक है। और तीसरी इक्वेशन आपको बताइए भाई a x माइनस x1 प्लस b y माइनस y1 प्लस c z माइनस z1 इज इक्वल टू 0, ठीक है। बाकी दो इक्वेशन और भी होती हैं, उसके अंदर भी वो वाले पॉइंट क्या हो रहे थे, सेटिस्फाई, x2 माइनस x1 b y2 माइनस y1 प्लस c z2 माइनस z1 इज इक्वल टू 0, ठीक है। तीसरा पॉइंट भी इक्वेशन सेटिस्फाई करेगा, पहली वाली को a x3 माइनस x1 प्लस b y3 माइनस y1 प्लस c z3 माइनस z1 इज इक्वल टू 0, ठीक है बच्चों। तो ये था हमारा तीन नॉन कोलिनियर पॉइंट से इक्वेशन ऑफ प्लेन निकालने का तरीका, ठीक है। अब इस पर हम लोग एक क्वेश्चन ले लें, उसके बाद आगे बढ़े। अब इसको नोट कर लो बच्चों। तो आप फ्री हो, मैं सबसे अच्छा तीन नॉन कोलिनियर पॉइंट आते हैं तो पर्टिकुलर क्या होता है, हमारी इक्वेशन ये होती है, ठीक है। सबसे अच्छा मेथड ये है। बाकी मैं प्रेफर करता हूँ थर्ड वाले को, क्योंकि उसी जैसी कंडीशन हमारी बहुत बार रिपीट होती रहती है लगातार, ठीक है। तो भाई क्वेश्चन ले लेते हैं हम लोग, आपके एनसीईआरटी का उठा देते हैं, जैसे कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा हमारा। क्वेश्चन नंबर 6 बच्चों, फाइंड द इक्वेशन ऑफ प्लेन दैट पासिंग थ्रू द 3 पॉइंट्स, ठीक है। पहले ही वाला क्वेश्चन है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 6 का ए पार्ट, ठीक है। तो आप देखोगे आपके पास पॉइंट दे रखे हैं 1 1 1, ए मान लो पॉइंट ये, बी वाले पॉइंट क्या है 6 4 5 माइनस का 5, और सी वाले कोऑर्डिनेट क्या है -4 -2 -3 3। तो बेटा ये वाला मेथड लेके चलना, ए ये रहा बी और ये है पॉइंट सी। तो एन वेक्टर क्या होगा
विच इज इक्वल्स टू ए बी क्रॉस ए सी। ठीक है, तो भाई यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले तो मैं ए बी वैक्टर निकालूंगा भाई यहाँ पर। ठीक है, और इक्वेशन ऑफ प्लेन क्या होती है भाई यहाँ पर, इक्वेशन ऑफ प्लेन जो होती है वो होती है हमारे पास आर वेक्टर माइनस ए वेक्टर डॉट एन वेक्टर इज इक्वल्स टू 0। ये होती है। तो भाई हम लोग ए बी वेक्टर निकाल लेते हैं। 2 पॉइंट दे रखे वेक्टर कैसे निकलता है, 6 माइनस 1 दैट इज 5 प्लस 4 माइनस 1 3 माइनस 5 माइनस 1 कितना हो जाएगा -6 से। ऐसे बच्चों ए बी और ए सी कैसे निकलेगा हमारा, -4 माइनस 1 माइनस का 5 आई माइनस 2 माइनस 1 माइनस का 3 जे 3 माइनस 1 क्या हो जाएगा 2 के। ठीक है, अब बच्चों मैं क्रॉस प्रोडक्ट कर रहा हूँ कि एन वेक्टर जो होगा वो किससे मिलेगा बच्चों, मेरा ए बी क्रॉस ए सी से। ठीक है, अब थोड़ा सा बताऊँ यहाँ पे, इस क्वेश्चन बहुत अच्छा है ये, बच्चे अगर ट्राई करेंगे तो उनको पता चलेगा। 5 3 माइनस 6 माइनस 5 माइनस 3 और ये है 2। ठीक है, अगर कल को मान लो मैं इसको सॉल्व कर लेता हूँ, आई कैप कितना होगा 3 2 6 और ये 6 माइनस का जे कितना हो जाएगा 5 2 10। कौन सा वाला क्वेश्चन यही है ना, हाँ -5 और -6। ठीक है भाई, हाँ ये कितना हो जाएगा जे वाला 5 2 10 और 6 5 कितना हो जाएगा बच्चों 30 प्लस का माइनस का 30 और इसके बाद के वाला कितना हो जाएगा, आई वाला कितना होगा 3 2 6 और ये 6 3 18। सही है, 3 2 6 और ये कितना हो जाएगा बच्चों 18। ठीक है, के वाला कितना हो जाएगा माइनस का 15 और ये कितना हो जाएगा प्लस का 15। तो भाई आई वेक्टर कितना आ गया माइनस का 12 आई, ये कितना हो जाएगा प्लस का 20 जे और ये हो गया 0 का के। ये निकल के आया बच्चों मेरे पास एन वेक्टर। ठीक है, ये निकल के आएगा ए बी क्रॉस ए सी। देखें तो बी माइनस 8 6 माइनस 1 4 माइनस 1 और -5 माइनस 1। ठीक है भाई, एक मिनट बच्चों देख लो जरा पॉइंट सारे के सारे सही है कि नहीं है। 1 1 देखो पॉइंट ये गड़बड़ हो गया, यहाँ पॉइंट क्या दे रखा है आपको -1 है बच्चों, 6 4 -5 -4 -2 और 3। अब ठीक है, अब जब मैं ए बी निकालूंगा भाई तो 6 में से 1 गया 5, 4 में से 1 गया ये और -5 -1 कितना हो जाएगा बच्चों, दैट इज प्लस का 4। ठीक है, और ए सी वाले में देख लो 4 -4 -1 -5 -2 -1 -3 3 -1 कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। ठीक है, वही मैं सोचूं कहीं ना कहीं गड़बड़ हो रही है भाई, ये -4 है और नीचे वाला क्या है बच्चों प्लस का 4। ठीक है, अब अच्छा है, वही मैं सोचूं पहले रिजल्ट तो ये तो नहीं आ रहा था, फिर कहाँ से आ गया, तो वो पॉइंट लिखने में क्या कर दी गलती कर दी थी। ठीक है, अब सही है, आई कैप निकालोगे 3 4 12 माइनस इसका अप्लाई करोगे 12 माइनस का जे वाले में इसको छुपा लो बच्चों, 5 4 20 माइनस 5 4 20 प्लस का के वाले में 5 3 -15 माइनस इसका अप्लाई करोगे ये क्या हो जाएगा प्लस का 50। तो भाई यहाँ देख रहे हो कि 0 आई ये कट गया इससे 0 जे और 0 के। तो भाई यहाँ तो मेरा एन वेक्टर क्या निकला है 0 वेक्टर निकला है, सारे कंपोनेंट क्या है सारे सब के सब 0 है, तो एन वेक्टर मेरा 0 निकल के आया। अब एन वेक्टर 0 निकल के आया तो भाई इक्वेशन क्या निकल के आएगी आपकी, तो यहाँ कोई इक्वेशन निकल के नहीं आएगी। क्यों नहीं निकल के आएगी बेटा, एन वेक्टर आपको थोड़ा सा दिमाग लाना है। वेक्टर क्रॉस प्रोडक्ट के अंदर आप लोगों ने देखा था कि जब भी दोनों वेक्टर सेम होते हैं तो दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट हमेशा क्या देगा 0, और सेम मतलब यानी कि दोनों पैरेलल होंगे या तो कोलिनियर होंगे। तो कुल मिला के इस इक्वेशन का इस वाले कंडीशन में ये 3 पॉइंट जो दिए गए हैं इनका आपकी इक्वेशन ऑफ प्लेन एग्जिस्ट ही नहीं करेगी। सही है, आप यहाँ पे क्या लिखोगे भाई कि इक्वेशन ऑफ प्लेन डज नॉट एग्जिस्ट। ठीक है, बिकॉज पॉइंट्स आर कोलिनियर, क्योंकि पॉइंट्स क्या है आपके पास कोलिनियर है, इसी वजह से आपका एन वेक्टर क्या आ रहा है बच्चों 0 आ रहा है। इसी वजह से आपको बच्चों आंसर क्या आ रहा है 0 आ रहा है।
ठीक है, आप भले किसी तरीके से करते हैं, इसमें आपका आंसर नहीं निकल के आता। क्यों नहीं आता? आप डिटरमाइन से करते तो भी आपका रिजल्ट 0 आया था, इक्वेशन निकल के आती नहीं, क्योंकि जब भी आपके पॉइंट्स कोलिनियर होंगे तो उस समय आपका क्या होगा, इक्वेशन ऑफ प्लेन एग्जिस्ट ही नहीं करेगी। इक्वेशन ऑफ प्लेन एग्जिस्ट करने के लिए तीनों पॉइंट्स कैसे होने चाहिए, नॉन कोलिनियर। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। अब बच्चों मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ जरा एंगल बिटवीन प्लेन्स, बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों हमारा। ठीक है बच्चों, ये एक प्लेन ये रहा बच्चों, ये मान लो फर्स्ट प्लेन है, इसकी इक्वेशन क्या होगी, आर वेक्टर डॉट n1 इज इक्वल्स टू p1। इसकी इक्वेशन क्या होगी, ये सेकंड प्लेन है p2, आर वेक्टर डॉट n2 इज इक्वल्स टू p2। ठीक है, ये होती थी स्टैंडर्ड फॉर्म। तो भाई आप लोगों को पता है कि प्लेन पे हमेशा नॉर्मल वेक्टर क्या होता है, परपेंडिकुलर। इसके नॉर्मल ऐसा होगा बच्चों, ये होगा n1 वेक्टर n2 वेक्टर। इसका नॉर्मल कैसा होगा बच्चों, ये होगा n1 वेक्टर, ये होगा। अब देखो ये प्लेन और प्लेन के बीच का एंगल बच्चों ये रहा, दिस इज द एंगल थीटा। आपको दिख रहा है भाई, ये पूरा का पूरा, इसको कुछ नाम दे दूं मैं ABCD करके, ABCD। तो ये क्वाड्रिलेटरल दिख रहा है आप लोगों को, ABCD कैसे दिख रहा है आप लोगों को, एक ABCD इज अ क्वाड्रिलेटरल। और क्वाड्रिलेटरल में चारों एंगल का सम कितना होता है, 360। ये एंगल 90 है, ये एंगल 90 है भाई, तो ये एंगल कितना हो जाएगा बच्चों, 180 माइनस थीटा। तो ये एंगल क्या होगा, लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स है थीटा। तो जो एंगल इन दोनों प्लेन के बीच में लाई कर रहा है वही सेम एंगल ये रहा, किसके बीच में लाई कर रहा है, n2 और n1 के बीच में। आपको बात समझ में आ रही है? तो अगर हम लोग कहने का मतलब ये है कि आप जो एंगल निकालने जा रहे हो प्लेन के बीच में, एंगल बिटवीन टू प्लेन्स, एंगल बिटवीन टू प्लेन्स वही सेम एंगल है किसके बीच में, एंगल बिटवीन n1 एंड n2 वेक्टर। और आप लोग जानते हो कि भाई दो वेक्टर के बीच में एंगल निकालना हो, सबसे सिंपल तरीका क्या था, cos थीटा इज इक्वल्स टू n1 डॉट n2 अपॉन मैग्नीट्यूड के अंदर n1 और मैग्नीट्यूड के अंदर n2। और हम लोग पर्टिकुलर यहाँ पर देखा जाए बच्चों तो यहाँ पे 4 एंगल बनते हैं, ठीक है, लेकिन बाकी दो, एक ये वाला एक्यूट एंगल होगा तो ये क्या होगा, ऑब्ट्यूज। तो हम लोग एक्यूट निकाल देते हैं, एक्यूट के लिए यहाँ पर क्या लगा देते हैं, मॉडुलस। और एक्यूट का अगर मान लो फॉर एग्जांपल कल मान लो मैंने सॉल्व किया, सॉल्व करने में मेरा cos थीटा आ गया 14/15। मान लो कोई दो प्लेन की क्वेश्चन दे रखी है, तो थीटा मेरा कितना हो जाएगा, cos इनवर्स 14/15। ये तो कौन सा एंगल हो गया इसका, एक्यूट। और कल को ऑब्ट्यूज एंगल कौन सा होगा, पाई में से माइनस कर दो, पाई माइनस cos इनवर्स 14/15। और दो ही एंगल निकलेंगे, एक एक्यूट होगा एक ऑब्ट्यूज होगा। तो एक्यूट निकालने के लिए हम लोग यहाँ पर क्या लगा देते हैं, मॉडुलस लगा देते हैं, ठीक है। तो अगर हमारे लाइन के लिए आप देखो तो लाइन में P1 और P2 थे अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ P1 और P2। लाइन के अंदर P वाला जो वेक्टर था जो पैरेलल था वो देता था डायरेक्शन रेशियो। यहाँ नॉर्मल वेक्टर आपको क्या देगा, डायरेक्शन रेशियो देगा, ठीक है। और मोस्ट इंपॉर्टेंट कंडीशन, आप इसको स्क्रीनशॉट ले लो पहली बात तो। मेरी बात समझ में आ रही है? हमारी एनसीईआरटी में जो डायग्राम है वो उतना भयंकर तरीके से दे रखा है कि समझ में नहीं आता, ठीक है। इसके बाद आप लोगों को बताइए भाई कि और बाकी आप लोग वैसे अगर देखा जाए कार्टेशियन फॉर्म में देखोगे तो a1x प्लस b1y प्लस c1z इज इक्वल टू p1। और दूसरी इक्वेशन होगी a2x प्लस b2y प्लस c2z इज इक्वल टू p2। इनके बीच में एंगल जो निकलेगा cos थीटा इज इक्वल टू a1a2 b1b2 प्लस c1c2 अपॉन रूट के अंदर a1 स्क्वायर b1 स्क्वायर c1 स्क्वायर रूट के अंदर a2 स्क्वायर b2 स्क्वायर c2 स्क्वायर। ये होगा बस। मोस्ट इंपॉर्टेंट बच्चों परपेंडिकुलर कंडीशन जानते हैं हम लोग, a1a2 प्लस b1b2 प्लस c1c2 इज इक्वल टू 0। और पैरेलल कंडीशन में क्या होता है, a1 अपॉन a2 बराबर b1 अपॉन b2
बराबर C1/C2। और पैरेलल कंडीशन यहाँ से अगर आप देखोगे तो N1 इज इक्वल टू लैम्डा टाइम्स ऑफ N2, ये भी होती है N1 क्रॉस N2 इज इक्वल टू क्या होता है 0। ये तीनों कंडीशन किसकी होती हैं? पैरेलल की। लेकिन पैरेलल से ज़्यादा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है परपेंडिकुलर। तो परपेंडिकुलर कंडीशन क्या होती है? A1A2 + B1B2 + C1C2 इक्वल टू 0। ठीक है बच्चों, तो ये पूरा कंसेप्ट था हमारा। आगे वाले कंसेप्ट भी हम लोग पढ़ेंगे और उसके बाद हम लोग इस पर क्या करेंगे क्वेश्चन। तो आप लोग इसको अच्छे तरीके से पढ़ लीजिएगा, उसके बाद फिर हम लोगों को बस मेन चीज़ है क्वेश्चन करना। ठीक है बच्चों, तब तक के लिए टाटा एंड बाय बाय।